इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस और इनइक्वालिटीज़ को कवर करेंगे और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो शुरू करते हैं अभी। फ्रैक्शन में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, फ्रैक्शन बोलते किसको हैं? पोर्शन डिवाइडेड बाय होल। ये चीज़ याद रखनी है। पोर्शन डिवाइडेड बाय होल की मोस्टली बात होगी फ्रैक्शन में। मतलब बाय डेफिनेशन भी फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं और एसएटी में भी इसी की बात होगी। इसके अलावा आपको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना ईज़िली आना चाहिए। लाइक अगर हमारे पास 0.99 लिखा हुआ है, 0.999, तो ये 99% है या 99/100। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.126, तो ये इसका मतलब है कि ये 12.6% है या 126 डिवाइडेड बाय 1000। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम करते हैं x% ऑफ y, ये इक्वल होगा y% ऑफ x के। अगर स्विच कर देंगे तो आंसर सेम रहेगा। लाइक इसमें अगर आपको एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज़ 18% ऑफ 50, तो बजाय इसके कि आप जाओ अपने कैलकुलेटर पे और इसको सॉल्व करो, आप सिंपली इसको स्विच कर दो 50% ऑफ 18, तो 50% ऑफ 18 आप इजीली निकाल लोगे, यानी कि 18 का हाफ और वो होता है 9। तो 18% ऑफ 50 का आंसर भी 9 ही होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Danny ran for president for the math club. Andrea got 15 votes while Danny got the other 10। अदर 10 इसका मतलब इसको 15 मिले और इसको बाकी 10 मिले, यानी टोटल वोट्स आपके हैं 25। वट पार्ट का लफ्ज़ जहाँ भी है इसका मतलब वो आपसे फ्रैक्शन डिमांड कर रहा है आंसर में। वट पार्ट ऑफ द वोट्स डिड एंड्रिया रिसीव, वही पोर्शन बाय होल का कंसेप्ट है। एंड्रिया को वट पार्ट ऑफ द वोट्स मिले, तो एंड्रिया को वोट्स जितने मिले वो हैं 15 और जो टोटल वोट्स थे वो थे 25, तो आंसर आपका आ गया 3/5। ओके हो गया। और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही आपने लिखनी है अपने स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज में, एसएटी में, वरना अगर ये वाली फॉर्म लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ मिस्टर ब्राउन फर्म अर्न ओवर 20,000 पर ईयर। यानी कि समझो मिस्टर ब्राउन की फर्म में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मान लो बी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, तो उसका 1/4%, 1% नहीं, 1/4 फ्रैक्शन, 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज अर्न ओवर 20,000 पर ईयर, यानी कि ये 1/4 जो इसकी रेशियो है, ये 20 से ज़्यादा कमा रही है पर ईयर। आगे कहता है 1/2 ऑफ द रिमाइंडर, 1/2 ऑफ द रिमाइंडर यानी कि 1/2, और रिमाइंडर से मुराद टोटल एम्प्लॉइज माइनस 1/4, यानी कि 1/4 के अलावा कितने एम्प्लॉइज बचेंगे? 3/4 एम्प्लॉइज बचेंगे। तो आगे बी आ जाते हैं। तो ये कितना कमा रहे हैं? बिटवीन 15 एंड 20, यानी कि ये 15 से 20 के दरमियान कमा रहे हैं। इसके बाद है व्हाट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज अर्न लेस देन 15,000 पर ईयर। अब 20 से ज़्यादा वाले हमारे पास एम्प्लॉइज भी आ गए और 15 और 20 के दरमियान वाले भी एम्प्लॉइज आ गए हमारे पास। अब वही बचेंगे ना जो 15 से कम कमा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने ये वाले एम्प्लॉइज और ये वाले एम्प्लॉइज इनको ऐड अप करना है और टोटल में से माइनस कर देना है। तो हमारे पास बच जाएंगे वो वाले एम्प्लॉइज जो 15 से कम कमा रहे हैं। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा एक फ्रैक्शन में ले आते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/8। 3/8 बी, ये हमारे पास कमा रहे हैं 15 से 20। इनको ऐड अप करेंगे जब हम, यानी कि 1/4 प्लस 3/8, तो ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएंगे हमारे पास। इसको करेंगे एलसीएम लेंगे 3/8 और ये बन जाएगा 5/8। अब 5/8 ये वो रेशियो है जो ऐड अप हो गई है 15 से 20 और 20 से ऊपर जितने भी कमा रहे हैं उन सारों को ऐड अप कर देंगे तो वो 5/8 का फ्रैक्शन देंगे हमें। अब हमें चाहिए जो इसके अलावा जो 15 से लेस कमा रहे हैं, तो अगर टोटल में से बाकी फ्रैक्शन हम निकालें, यानी कि इसका रिमाइंडर 5/8 के अलावा जो बचते हैं वो कितने बचेंगे? 3/8 बचेंगे। तो 3/8 हमारे पास वो फ्रैक्शन है उन एम्प्लॉइज़ की जो 15 से लेस कमा रहे हैं। ओके हो गया। अब इसको, ये तो एक जेनेरिक तरीका हो गया सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि समझो एक ये पाई चार्ट है और उसमें कह रहा है कि 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज़, ये टोटल एम्प्लॉइज़ हैं। अब इसमें 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज़ जो हैं, ये 1/4 है। ये एम्प्लॉइज़ 20 से ज़्यादा कमा रहे हैं। और बाकी जो रिमाइंडर बचा, बाकी रिमाइंडर जितना भी बचा ना, ये सारा, ये टोटल रिमाइंडर हमारे पास है 3/4, यानी कि इसका रिमाइंडर 1/4 के बाद जो भी बचेगा ये 3/4 पोर्शन हो गया। और जो ये पोर्शन है इसका 1/2 कमा रहा है 15 और 20 के दरमियान, यानी कि इसका 1/2, इसका हाफ, इसका 1/2 कितना होता है? यानी कि 3/8। ये भी 3/8 है और ये भी 3/8 है। ये कमा रहा है हमारे पास 15 से 20 के दरमियान और ये पोर्शन कमा रहा है हमारे पास लेस देन 15। तो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, उस पे जब हम इस पार्ट पे पहुँचे थे, जब हमने ये निकाली थी वैल्यू, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता है कि बाकी जो भी पोर्शन बचेगा वो भी 1/2 है। 1/2 ये पोर्शन है रिमाइंडर का और बाकी जो पोर्शन है वो भी 1/2 है, तो उसकी वैल्यू भी 3/8 है। तो अगर ये मतलब ये अगर 3/8 है तो ये भी 3/8 है। तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा आंसर 3/8 ही आना था। बात की अगर समझ आ गई है तो ओके भाई। नॉर्मन बायस अ यूज्ड कार फॉर दिस, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी उसने इतने की।
ओके, विच इज़ 2/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ये वैल्यू इक्वल है 2/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं एक्स है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ये एक्स इधर रहेगा, ये 2/5 उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2400, तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी और ये सॉल्व आप खुद भी कर लोगे, इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, इट टेक्स मिस्टर कोहन एक्स डेज टू पेंट हिज हाउस, इफ ही वर्क्स फॉर डी डेज व्हाट पार्ट ऑफ हिज हाउस मस्ट स्टिल बी पेंटेड। अच्छा जी, अब इससे पहले एक कंसेप्ट समझ लो, यहाँ पे मतलब डेज की बात हो रही है और पोर्शन ऑफ द हाउस पेंटेड, वो बात कर रहा है कि इट टेक्स मिस्टर कोहन एक्स डेज टू पेंट हिज हाउस, यानी कि अगर वो एक्स दिन काम करेगा, एक्स दिन काम करेगा तो उसका कितना घर पेंट होगा, फुल, होल, यानी कि सारा घर उसका पेंट हो जाएगा। समझो अगर वो x/2 डेज काम करता है, ये मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूँ, अगर वो x/2 डेज काम करता है तो क्या प्रिडिक्ट करोगे कितना घर उसका पेंट होगा, ऑब्वियसली उसका आधा घर पेंट होगा। अगर x/4 करेगा तो उसका 1/4 घर पेंट होगा। मतलब ये है कि वो लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं डेज और यहाँ पे लेते हैं हाउस पेंटेड पेंट, तो ये लीनियर प्रोग्रेशन है। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, एक दिन आगे कम कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो आधे दिन काम करेगा तो आधा घर पेंट होगा, यानी कि जो रेशो इसकी है वही सेम रेशो इस पे आएगी, अप्लाई होगी। इस बात की आगे समझ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यार ओके, अब इसमें ऐसा है कि समझो ये घर है, ये पूरा घर है और इस पूरे घर को पेंट करने के लिए लगेंगे एक्स डेज। अब वो कह रहा है इफ ही वर्क्स फॉर डी डेज, अब डी जाहिर बात एक्स से कम होगा, एक्स से छोटा नंबर होगा। इफ ही वर्क्स फॉर डी डेज व्हाट पार्ट ऑफ हिज हाउस मस्ट स्टिल बी पेंटेड, मतलब कितना पोर्शन जो है उसकी रेशियो हमने निकालनी है कि जो अभी भी पेंट होने वाला है। समझो वो डी डी डेज के लिए काम करता है, पूरा घर करने के लिए तो इसको लगेंगे एक्स डेज, लेकिन समझो वो काम करता है सिर्फ डी डेज और उसने घर इतना पेंट किया, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, डी डेज में घर इतना पेंट हुआ है। अब समझो अब ये घर बच गया, ये वाला घर इतना पोर्शन बच गया, इस पोर्शन को ए बोल लो, मान लो इसको बी मान लो, जो पेंट हुआ है, तो हमसे वो इस घर की इस पोर्शन की फ्रैक्शन मांग रहा है। इसका मतलब वो हमसे मांग रहा है पोर्शन डिवाइडेड बाय होल, यानी कि a+b पूरा घर, जितना घर पेंट नहीं हुआ वो डिवाइडेड बाय पूरा घर a+b पूरा घर, तो ये हमसे मांग रहा है वो बेसिकली। तो अब ऐसा है कि मैंने कहा था कि जो पेंट वाली रेशो है और वो डेज वाली रेशो है, वो रेशो सेम रहेगी, तो हमें तो रेशो निकालनी है ना। हम चाहे हमें रेशो चाहिए पेंट की, यानी कि a/a+b की हमें रेशो चाहिए, तो हमारे पास वो वाली वैल्यूज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हमारे पास डेज वाली वैल्यूज हैं, तो हम रेशो तो सेम रहती है, तो हम डेज वाली रेशो लगा के आंसर निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर डी डेज में उसने इतना घर पेंट किया, अब जो बाकी घर है उसको पेंट करने के लिए इसको कितने दिन चाहिए मजीद, वो उसको दिन चाहिए होंगे x-d। जाहिर है एक्स में पूरा घर पेंट हो जाता है, तो x-d जो डेज होंगे उसमें ये वाला पोर्शन पेंट हो जाएगा। अब हमने निकालनी है रेशो, इसकी हम रेशो निकाल लेते हैं टोटल डेज से, जिस तरह हमने इसकी रेशो निकालनी थी ना, हमने इसकी रेशो निकालनी थी पूरे घर से, तो हम डेज की रेशो निकाल लेते हैं, यानी कि x-d डिवाइडेड बाई टोटल डेज, तो टोटल डेज हमारे पास x लगेंगे, तो ये रेशो और ये रेशो बिल्कुल सेम होगी, तो यही हमारा आंसर है। मतलब ऑप्शन में अगर कोई ऐसी लिखा होगा ना, तो ये हमारा आंसर होगा। सही हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको वैल्यूज नहीं दी होती, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं दी होती, जस्ट आपने एक फॉर्मूला याद करके उसकी इक्वेशन बनानी होती है। ओके हो गया जी। इसके अलावा कंबाइंड वर्क, लेट्स सपोज एक पर्सन ए है, पर्सन ए वो कोई काम करता है, समझो एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है, कोई सी भी एक ही असाइनमेंट है, मतलब असाइनमेंट चेंज नहीं कर रहे, वो ये वाली असाइनमेंट करता है 2 घंटे में, और जो पर्सन बी है वो वही असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगाता है। अगर ये दोनों पर्सन ए एंड बी मिलके काम करेंगे, वही असाइनमेंट मिलके करेंगे, तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब इसमें से पहले कॉमन सेंस की वाली बात कर लेते हैं। अगर पर्सन ए को समझो 2 घंटे लग रहे हैं, वो थोड़ा क्विक है, और पर्सन बी को भले थोड़ा स्लो है लेकिन उसके साथ मिल गया, तो लाजमी बात है कि उसको 2 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। ओके, तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। इससे क्या पता आपके 4 ऑप्शन दिए हों, आपके को 2-3 कट हो जाए ऑप्शन, तो आपके लिए आसानी हो जाए। अगर गैस भी करना है आपने तो इसमें कॉमन सेंस चूज कर लेना। अब कॉमन सेंस के अलावा जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है उसमें क्या होगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए हो तो आपने क्या करना है, पर्सन ए एंड बी अगर कंबाइंड वर्क करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ओवर सम का, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 3 और 2 का प्रोडक्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, यानी कि 6/5। अब 6/5 में जो भी आंसर आएगा डेसिमल में वो उतने घंटे होंगे जब ये दोनों मिलके काम करेंगे। अब अगर पर्सन सी भी आ जाता है, एक पर्सन सी, उसको समझो 1 घंटा लगता है काम करने में वही असाइनमेंट। अब तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो अगर समझो इन्फिनिट पर्सन आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं, तो एक जो जनरल फार्मूला है वो याद कर लो। 2 के लिए तो प्रोडक्ट ओवर सम हो गया ना। जो जनरल फार्मूला है वो ऐसे होगा कि कंबाइंड वर्क टोटल लोगों का जो 1 बाय कंबाइंड सारे मतलब मिलके अगर काम कर रहे हैं, कंबाइंड टाइम इक्वल्स टू 1 बाय पर्सन ए को जितना टाइम लगता है वो ए समझ लो, पर्सन बी को समझो जितना भी टाइम लगता है, पर्सन सी को जितना भी टाइम लगता है। इसी तरह जितने भी ऐड करे जाओ करे जाओ करे जाओ। और वो जो 2 वाला कंसेप्ट है ना, 2 वाला प्रोडक्ट ओवर सम, वो भी इसी से ड्राइव हुआ है, यानी कि 1 बाय कंबाइंड इक्वल्स 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर से ही आ जाएगा, तो ए बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, प्रोडक्ट ओवर सम। तो अगर आपसे या तो कंबाइंड वर्क पूछ लें या पूछ लें कि भाई 2 बंदे हैं, दोनों को मिलके काम करें तो इतना टाइम लगता है, ये दिया हो, और उसमें से एक जो बंदा है वो इतने देर में काम कर लेता है, तो आप बताओ कि जो दूसरा बंदा है वो अगर अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो आपने बस ये फॉर्मूला जो एक जनरल फॉर्म है ना, ये आपने याद कर लेनी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, इनक्वालिटीज़ की बात करते हैं भाई। इनक्वालिटीज़ में बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ है, इक्वल का साइन नहीं यूज़ होता, इसमें साइन यूज़ होते हैं हमारे पास, ये साइन नहीं यूज़ होता। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये वाले साइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो बाउंड्रीज है ना वो इंक्लूडेड हो, बाउंड्रीज इंक्लूडेड, और इसमें एक्सक्लूडेड होती हैं बाउंड्रीज एक्सक्लूडेड। ओके, अब इसमें हम कोई भी मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह 2x माइनस 7 ग्रेटर देन लेस देन 3। ओके, अब इसमें सारी जो कैलकुलेशन है ना वो आपकी जिस तरह इक्वल टू के साइन में कैलकुलेशन है वैसी ही रहती हैं। सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो है कि जब आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हो दोनों जगह से, या तो कोई नेगेटिव टर्म शिफ्ट करते हो, समझो अगर ये -7 तो जाके +7 हो जाएगा ना, वो तो आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है। जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना दोनों तरफ, तब जो इसको मैं नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को तो ये बन जाएगा -2x + 7, और ये 3 -3 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो इस वजह से कि 2 3 से छोटा है मगर -2 -3 से बड़ा है, ये इस वजह से साइन चेंज होते हैं। और इसके अलावा जो एक लाइन होती है ना, इसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ की बेसिकली बात कर रहे हैं सिर्फ। इसमें जो एक लाइन होती है हमारे पास, वो किसी भी प्लेन को, ये एक्स वाई का प्लेन है, वाई, ये एक्स वाई का प्लेन है, एक लाइन हम कोई भी ड्रॉ करते हैं वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन के अलावा, अगर कोई भी हम लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, लेकिन अभी इसकी बात, कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो पूरे प्लेन को 2 हाफ्स में कट करती है, 2 हाफ्स में कट करती है। पहला हाफ होता है अपर हाफ, और दूसरा हाफ होता है लोअर हाफ। कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह, इसमें एक ये वाला हाफ है और एक ये वाला हाफ है। y इज इक्वल टू 0 एक वाहिद लाइन है, y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 0, और y इज इक्वल टू c सम कांस्टेंट। ये लाइन होगी पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो ये लाइन लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये उसमें कट कर रही होगी प्लेन को। इसके अलावा बाकी जितनी भी लाइन हैं वो एक अपर में कट करेंगी और एक लोअर में। तो मेनली हम इन्हीं को, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए इनइक्वालिटी में जाते हैं। अच्छा जी, अब इनइक्वालिटी का ये सीन है, इसको जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटी हम कोई भी एक लेते हैं, y इज इक्वल्स टू वही 2x + 7 ले लेते हैं। इसमें स्लोप इसकी 2 है और वाई इंटरसेप्ट 7 है, समझो ये वाई इंटरसेप्ट है, ये 7 है, तो यहाँ से लाइन गुजरेगी और स्लोप पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये ऐसे आ गई आपकी लाइन। ओके हो गया। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अब तो अगर इनइक्वालिटी, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2x + 7 ऐसी है। अब अगर हम करते हैं y लेस देन 2x + 7, अगर ये लेस देन का साइन है, y छोटा है, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ग्राफ आएगा इसकी मद में, अभी ये वाली चीज़ रखते हैं, y लेस देन और इक्वल टू 2x + 7। जब y लेस देन है तो जो लोअर एरिया है सारा वो आएगा इनइक्वालिटी में, यानी इनइक्वालिटी का जो आंसर है वो पूरा लोअर एरिया ये कवर हो रहा होगा। ओके, ये पूरा एरिया कवर हो रहा होगा, जितना भी प्लेन है इन्फिनिटली
यहाँ पे कवर हो रहा होगा। इसको ऐसा है कि हाईलाइटर से तो नहीं करते, इसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि ये लाइन इंक्लूड और ये सारा एरिया। अगर हम कर देते हैं इसको y ग्रेटर देन 2x प्लस 7, फिर क्या होगा, वही 7 और ऐसे लाइन आएगी, और ग्रेटर देन है तो फिर ये वाला एरिया सारा कवर होगा इन्फिनिटली। और अगर y लेस देन 2x प्लस 7 है और इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, फिर कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी आपकी, यानी कि ये ऐसे, और यानी कि ये डॉटेड लाइन बनेगी आपकी। सही है, मतलब समझ लेना, ये डॉटेड लाइन बनेगी। डॉटेड लाइन आपकी ये बताएगी कि ये जो लाइन वाला एरिया है, लाइन वाला जहाँ पे लाइन है वो वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक्सक्लूडेड है। ऊपर बात की थी ना एक्सक्लूडेड की, तो यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली जितने भी पॉइंट्स ये लाइन कवर कर रही है वो एक्सक्लूडेड है और लेस देन है, इसलिए नीचे वाला एरिया आएगा। इसी को अगर कर देंगे ग्रेटर देन 2x प्लस 7, फिर हमारे पास ये x है, तो ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। इस तरह ग्राफिंग होती है यानी कि इनइक्वालिटीज़ की। इनके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? इनके सोल्यूशन निकालने का तरीका ये होता है कि हमारे पास कोई भी दो लाइन है, लेट्स सपोज हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू, वही ले लेते हैं लाइन वही 2x प्लस 7, और एक लाइन ले लेते हैं हम y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा, ये तो इक्वल डाल दिया ना मैंने, इक्वल का साइन डाल दिया। इसमें इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, इसको लेस देन कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं इसको। तो हम इसको ग्राफ करेंगे। इसमें होता है कि जो कॉमन रीजन होता है ना, दोनों में जो कॉमन रीजन आएगा वही आएगा हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन रीजन उसको बोलेंगे, कॉमन रीजन को सोल्यूशन रीजन। तो बात की मेरे समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कर देते हैं ग्राफिकली। ये हमारा ग्राफ आ गया। ये पहले ये वाली लाइन करते हैं, y ग्रेटर देन 2x प्लस 7, ये समझो यहाँ पे 7 है, और इसमें ये और इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब नीचे नहीं लिया, तो ये एक्सक्लूडेड एरिया होगा। और ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का लिए यहाँ पे हमारा ग्राफ आएगा, पूरा एरिया कवर होगा। और ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें स्लोप नेगेटिव है, यानी कि थोड़ा इस तरह की डायरेक्शन में जा रही होगा, और +2 है, तो ये वाई इंटरसेप्ट आ गया आपका। और ये इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके हो गया जी। अब और ये है लेस देन, वाई लेस देन, तो इसका जो लोअर पार्ट है वो इंक्लूड होगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जो कॉमन रीजन है वो हमारा बन रहा है ये वाला, यानी कि ये सारा कॉमन रीजन बन रहा है, और इस कॉमन रीजन में ये वाली लाइन इंक्लूडेड है और ये वाली लाइन एक्सक्लूडेड है। ओके हो गया। तो ये जितना भी रीजन है ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। गन मार दी काफ़ी मैंने, लेकिन चलो समझ आ गई बात, तो बस ये वर्थ इट है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज ग्राफ्ड इन द XY प्लेन अबव, विच क्वाड्रेंट्स कंटेन सोल्यूशन टू द सिस्टम। अब आपने जब टेस्ट हो रहा होगा, आपने पता क्या करना है, आपने करना है, आपने सीधा जाना है डेस्मोस पे और डेस्मोस से ये काम करना है। किस तरह करना है, ये वाली पहले लिखते हैं y ग्रेटर देन -3x प्लस सी, y ग्रेटर देन -3x प्लस सी तो नहीं होगा, +1, और क्या है, y ग्रेटर देन 2x माइनस 3। ओके, तो कॉमन रीजन हमें मिल गया। अब इसमें देखें, ये हमारे पास कॉमन रीजन है ना, ये वाला, इसमें ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट भी है, फर्स्ट फर्स्ट भी है, सेकंड भी इन्वॉल्व है, थर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में फैला हुआ है, थर्ड, थर्ड में, फर्स्ट में, और यानी 1 2 और 4 में फैला हुआ है, 3 में नहीं है, 1 2 और 4 में है। तो देखते हैं हम क्या है हमारे पास, 1 2 और 4 का ऑप्शन है, 1 2 और 4, यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, 1 2 एंड 4। अब अगर ग्राफिकली तो आपको आपको ग्राफ बता देगा ना, समझो आपको कंसेप्ट भी तो होना चाहिए ना, समझो ग्राफ के अलावा अगर आपको सोल्व करना पड़ेगा तो आप किस तरह करोगे। पहले तो लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ग्राफ आ गया, -3x प्लस 1, यानी कि +1 यहाँ पे है, और माइनस माइनस की स्लोप है तो इस तरह आएगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं, ओके यार, समझो इस तरह आ गया, एक लाइन आ गई, और इसमें क्या है, ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन -3x प्लस सी, यानी कि ये ग्रेटर देन आ गया, -3x प्लस सी, और फिर है y ग्रेटर देन 2x माइनस थ्री, इसका y इंटरसेप्ट है तो -3 यहाँ पे करके होगा, और ग्रेटर देन है 2 है, इसका मतलब स्लोप इस तरह की आ रही होगी हमारे पास, स्लोप पॉजिटिव है तो इस तरह आ रही होगी। ओके हो गया।
ग्राफ में वो वाला रीजन इंक्लूड था ना असल में, समझो ये लाइन आपकी बन रही है, तो और ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा। अब हमारे पास कॉमन रीजन तो आ गया, कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला सारा कॉमन रीजन है, तो ये सोल्यूशन रीजन है। अब इसमें ऐसा सीन है कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है ये वाला ग्राफ, फर्स्ट में बाकी है, सेकंड में भी लाजमी होगा, और थर्ड का हम बता नहीं सकते क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, अभी मैंने पहले ड्रॉ किया था, मैंने ये मिटा के दोबारा ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि पहले जो ड्रॉ किया था वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा था, मतलब मैं कन्फर्म ही नहीं था, वो तो डेस्मोस को देख के मैंने ये दोबारा किया ना, वरना मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं ऐसे रफली ड्रॉ करूँगा ना, तो मुझे ये तो कन्फर्म होने कि 1 और 2 में है और 4 में बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो 4 वाली ऑप्शन है ना, सॉरी 1 मिनट, ये 3 वाला है यार, ये 3 है, ये 4 है, 3 में बिल्कुल भी नहीं है और 4 का मुझे कन्फर्म नहीं है, 4 का डाउटेड हूँ, और 1 में कन्फर्म है, 2 में कन्फर्म है और 3 में बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे कन्फर्म है, 4 का मैं डाउटेड हूँ। तो इससे मुझे थोड़ा हेल्प ये होगी कि जिसमें 1 और 2 को इग्नोर किया जा रहा है ना, एक तो वो वाली ऑप्शन में काट दूँगा, इसमें देखो 1 और 2 को दोनों को इग्नोर किया जा रहा है, ये ऑप्शन में काट दूँगा। इसमें 1 है 2 नहीं है तो ये ऑप्शन में काट दूँगा। इसमें 1 और 2 हैं और 4 भी है और 4 का मुझे डाउटेड है, यानी कि मैं सिर्फ़ इस ऑप्शन और इस ऑप्शन यहाँ पे इस एमसीक्यू में रह गया हूँ। क्या पता है एक ऐसे एमसीक्यू में हो जिसमें ये वाला कांसेप्ट भी क्लियर हो जाए, यानी कि जिसमें 3 को मेंशन किया हो, एक किसी एमसीक्यू में 3 को मेंशन किया हो तो उसको मैं फट से काट दिया उसको मैंने। और जो ये वाला पॉइंट है ना, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अव्वल तो आपने डेसिमल से करना है ना काम, ये मैं वैसे ही लंबी कर रहा हूँ। लेकिन समझो अगर आप करना है आपको, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आप कैसे फाइंड करोगे? ये आप फाइंड करोगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। इन दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह सॉल्व करना है कि y इक्वल्स टू -3x + 1 और y इक्वल्स टू 2x - 3। ओके, ओके, इनइक्वालिटी का सिंबल हटा दोगे तो हमारे पास सिर्फ लाइन्स बच जाएँगी। जो सिर्फ लाइन्स बचेंगी ना हमारे पास, उससे भी उसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है ना, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ये खामख़ा वैसे मैंने लंबी किया, लेकिन कांसेप्ट आपको ऑब्वियसली अगर अगर कांसेप्ट नहीं है तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। ओके, जेरी एस्टिमेट्स दैट, और तो नहीं है? हाँ, 2 रह गए। जेरी एस्टिमेट्स दैट देयर आर m मार्बल्स इन अ जार। अच्छा जी, उसका अंदाज़ा है कि m मार्बल्स हैं जार में। हैरी हू नोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार नोट्स दैट द एक्चुअल नंबर n, अच्छा जी, एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स n है और ये एस्टिमेट जो है हैरी ने किया है, वो m है, ये एस्टिमेट है। इज़ विदिन 10 मार्बल्स इंक्लूसिव ऑफ जेरीज़ एस्टिमेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन जेरीज़ एस्टिमेट एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स। अच्छा जी, जो एक्चुअल नंबर है ना, जो उसने एस्टिमेट किया है, वो एक्चुअल नंबर के 10 इस साइड पे और 10 इस साइड पे, इसके दरमियान है, यानी कि जो उसने एस्टिमेट किया है और एक्चुअल नंबर उसके दरमियान है। इसका मतलब ये है कि समझो एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं हमारे पास n, और जो उसका एस्टिमेट है वो है 10 यहाँ और 10 यहाँ, यानी कि अगर यहाँ पर उसने एस्टिमेट किया m -10 लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इसलिए क्योंकि ये इंक्लूसिव है। ये n एक्चुअल नंबर है हमारे पास और m + 10, यानी कि एस्टिमेट से 10 ज़्यादा और एस्टिमेट से 10 कम, जो n की रेंज ये है। ओके हो गया? एस्टिमेट से 10 ज़्यादा, एस्टिमेट से 10 कम में ही एक्चुअल नंबर आएगा, तो एक्चुअल नंबर की रेंज ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास है ये वाला ऑप्शन। इसके अलावा अ वर्कर अर्न्स $12 पर आवर फॉर द फर्स्ट 40 आवर्स ही वर्क्स इन एनी गिवन वीक। अच्छा, पहले फर्स्ट 40 आवर्स के लिए उसको हर घंटे $12 मिलते हैं, यानी कि हर घंटे अगर $12 मिलेंगे, $12 पर आवर। ओके, और $18 पर आवर फॉर ईच आवर अबव 40 ही वर्क। 40 घंटे से ज़्यादा जितने भी घंटे काम करेगा उसको $18 पर घंटा के हिसाब से मिलेंगे एक हफ्ते में। इफ़ द वर्कर सेव 75% ऑफ हिज अर्निंग ईच वीक, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स ही मस्ट वर्क इन अ वीक टू सेव एटलीस्ट इतने, यानी कि एटलीस्ट उसने सेविंग करनी है इतनी, यानी कि सेविंग उसकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और सेविंग्स कर कितने रहा? 75%, यानी कि 0.75 किस चीज़ की? अब उसकी हम कमाई का हिसाब लगाते हैं। अब 40 घंटे तो कम से कम काम करेगा ना, और 40 घंटे काम करेगा तो उसको कितने डॉलर मिलेंगे? 40 घंटे काम करेगा तो हर घंटे में के हिसाब से $12 मिलेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने होते हैं? कैलकुलेटर खोलते हैं भाई। 40 × 12 480, यानी कि $480 तो उसको वैसे ही मिल जाएंगे 40 घंटे काम करने से। 480 कन्फर्म मिलेंगे, प्लस उसको मज़ीद मिलेंगे $18 पर घंटा काम करने के 40 के अलावा। समझो वो n घंटे काम कर रहा है, n घंटे काम कर रहा है,
तो n माइनस 40, ये 40 घंटे तो पहले निकल गए ना, उसके मिल गए। उसके अलावा हर घंटे पे उसको $18 मिल रहे हैं। तो 18 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 40, के 40 हमने इंक्लूड नहीं किया, 40 के पहले ही $12 हमें अपने पहले वो निकाल लिए। और इस सारी चीज़ का 75% वो सेव कर रहा है, यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% सेव कर रहा है। और ये जितनी भी वैल्यू बनेगी ये कम से कम 441 होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट टू सेव एटलीस्ट $441। तो हमने वो लीस्ट नंबर निकाला है इनका, कि वो लीस्ट घंटे जिसमें $441 इसके आ जाएं। ओके हो गया। मतलब उससे मजीद काम करेगा तो 441 से भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने वो लीस्ट नंबर निकालना है जिससे 441 इसके डॉलर आए। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम डेसिमल्स पे जाके इसको सोल्व करेंगे, और डेसिमल्स पे जाके हमने ये सेम इक्वेशन ये छाप देनी है। और वो इस तरह छापेंगे, इस तरह। ठीक हो गया, सारी इक्वेशन मैंने ऐसी छापी हुई है। ये आपको अब लग रहा होगा कि इसमें वाई इसने 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो वो आपको, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि डेसिमल्स वाली आपने एक वीडियो देखनी है, तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम डेसिमल्स में वैल्यूज़ किस तरह पुट करते हैं। अब हमने ये ग्राफ बनाया, पहले हमने ये इक्वेशन लिखी तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। इसके बाद 441 की हमने इक्वेशन डाली तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया। अब इसका जो कंबाइंड रीजन है, ये वाला कंबाइंड रीजन, ये इतना वो अर्न करेगा अगर वो 441 से ज़्यादा कमाता है। 441 से ज़्यादा कमाता है, और तो लीस्ट अमाउंट है ना, लेबर इसको नहीं करते हैं। ये जो लीस्ट अमाउंट है इंटरसेक्शन पॉइंट 441 का, ये 46 घंटे अगर काम करेगा तो उसके $441 कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगर 47 घंटे काम करेगा फिर तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएंगे ना, ये इस तरह बढ़ते रहेंगे। 51 करेगा तो इस तरह इतने डॉलर बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर $46 अगर काम करेगा तो $441 उसको मिल जाएंगे। तो लीस्ट अमाउंट जो है हमारे पास वो 46 है। ओके हो गया। तो 46 का जो ऑप्शन देखते हैं कोई होगा, आ गया ऑप्शन 46 का, तो भाई सॉल्व हो गया आपका काम। अगर इस क्वेश्चन की अब स्टिल समझ नहीं आई ना, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल नंबर की रेंज निकाल रहे हैं। जो ये हैरी को पता है ना एक्चुअल नंबर, उसने हैरी ने ही रेंज बताई है कि जो एक्चुअल नंबर है एन है, इज विद इन 10 मार्बल्स ऑफ जेरीज एस्टीमेट, यानी कि जेरी के एस्टीमेट के हिसाब से एन की रेंज है। जेरी के एस्टीमेट में वो 10 मार्बल्स की बात कर रहा है, तो जेरी के एस्टीमेट में ही हम -10 और +10 करेंगे, और इसी रेंज में हमारे पास एन होगा। जब उसने इंक्लूसिव की बात की तो इंक्लूसिव में हम फिर ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। ओके।